हेलो दोस्तों, लॉ विद एडवोकेट कविता चैनल पर आप सभी का प्यारा सा वेलकम। कंपनी लॉ की क्लास के चैप्टर 3 में आज हम समझेंगे प्रोस्पेक्टस क्या होता है, अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज क्या होता है और इसके साथ साथ बहुत सारी रेलिवेंट टर्म्स को समझेंगे। इससे पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहती हूँ फ्रेंड। जैसे मैं अभी इस एक्ट को पढ़ा रही हूँ आपको, इसके साथ साथ हमारे पास कई जगह तो लिखा आता है कंपनी एक्ट 2013 और कई जगह हमारे पास लिखा आता है कंपनीज रूल 2014। कंपनीज एक्ट 2013 एंड कंपनीज रूल 2014। फ्रेंड्स, इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि कंपनी का जो है ऑब्जेक्ट क्या है, मतलब कंपनी एक्ट क्या है, मेन लॉ है। कंपनी में क्या क्या होगा वो तो इस मेन लॉ में लिखा हुआ है कि कौन कौन से रेगुलेशन फॉलो किए जाएंगे किसी भी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने में या कंपनी से रिलेटेड किसी भी ट्रांजैक्शन में, वो तो लिखा हुआ है कंपनी एक्ट के अंदर। लेकिन उन रूल्स को इंप्लीमेंट कैसे करना है, मतलब उसको लागू कैसे करना है, उसका प्रोसीजर जो है वो हमें रूल्स वाले एक्ट में लिखा गया है। इसलिए जब भी कभी कभी कहीं पे रेफरेंस दी जाती है कि कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन नंबर दिस के रूल नंबर दिस में, इसका मतलब ये होता है कि जो सेक्शन है वो इस एक्ट का होगा, रूल्स है जो इस एक्ट का होगा, यानी वो जो सेक्शन है उसको रिलेट किया जाता है कि सेक्शन में जिस कंटेक्स्ट के बारे में बात की गई है फ्रेंड्स, उससे रिलेटेड आप रूल्स को भी पढ़िए, क्योंकि उस सेक्शन में जो काम कहा गया है वो इंप्लीमेंट करने के लिए आपको उस रूल को फॉलो करना पड़ेगा। पहली बात तो थी हमारे पास ये। दूसरी जो समझने वाली बात थी, जैसी चैप्टर 3 को आप इंट्रोडक्शन को पढ़ने लगेंगे, यहां पर आप पहली लाइन पढ़ेंगे कि वन ऑफ द एडवांटेज दैट अ कंपनी हैज ओवर अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस इज इट्स एबिलिटी टू रेज कैपिटल। कि कंपनी अपने बिजनेस को चलाने के लिए, अपने बिजनेस करने के लिए वो क्या कर सकती है, कैपिटल रेज कर सकती है। अब पहली ही टर्म हमारे पास आई, रेज कैपिटल क्या होता है। तो रेज कैपिटल का मतलब होता है फ्रेंड्स फंड को कलेक्ट करना, यानी जनता से पैसा लेना ताकि कंपनी अपना बिजनेस कर पाए। अब जनता ऐसे तो पैसा दे नहीं देगी, तो वो क्या करेगी, कंपनी अपनी कंपनी में क्या करेगी, शेयर्स और डिबेंचर इशू करेगी। शेयर्स का मतलब होता है लोगों को कहेगी भाई तुम शेयर खरीदो, और उससे क्या होगा, तुम्हें जितने तुम शेयर खरीदोगे उतने पार्ट की तुम्हें ऑनरशिप मिल जाएगी कंपनी के अंदर। एक तो इससे कंपनी के पास पैसा आएगा क्योंकि वो अपने शेयर बेच रही है, पब्लिक खरीद रही है, तो उसके पास पैसा आएगा। सेकंड थिंग क्या है, यहाँ पर कंपनी डिबेंचर भी इशू करती है। डिबेंचर का मतलब पता है ना कि लोन। डिबेंचर मतलब लोन, यानी कंपनी क्या करती है, लोगों से ही क्या करती है, पैसा उधार पे मांगती है कि आप हमें, जैसे किसी कंपनी ने कहा कि आप हमें 1 लाख रुपए उधार दे दीजिए, पर ईयर का हम आपको इतने % इंटरेस्ट भी देंगे और एक टाइम पीरियड को फिक्स कर लेती है और इतने टाइम के बाद हम आपको आपका पैसा 1 लाख रुपए रिटर्न कर देंगे। ठीक है, यानी मान लो 5 साल के लिए कंपनी ने किसी से 1 लाख रुपए उधार लिया, उस दौरान वो उसको 5% 10% जो भी फिक्स्ड होगा उतना उसको इंटरेस्ट देगी हर साल का, और 5 साल होने के बाद वो पैसा उसको जो लोन लिया होगा वो उसको रिटर्न कर देगी। यहां तक थी ये डिबेंचर और शेयर्स की बात, समझ में आ गया होगा। दूसरी बात यहां पर दे रखा है कि जो कंपनी कैपिटल रेज करेगी ना, वो 2 तरह से करेगी। एक तो करेगी पब्लिक एट लार्ज पर, एक तो करेगी पब्लिक एट लार्ज पर, और दूसरा कहां करेगी, दूसरा किसी स्पेसिफाइड या सिलेक्टेड ग्रुप को कर सकती है। सिलेक्टेड या स्पेसिफाइड ग्रुप को रेज कैपिटल के लिए क्या करेगी, यहां पर 2 तरह से जो है अपनी कैपिटल को रेज करने के लिए, या तो पब्लिक एट लार्ज को ऑफर देगी कि पूरी पब्लिक में से कोई भी आए, कोई भी शेयर खरीदे, कोई भी डिबेंचर जो है इशू करती है, डिबेंचर के जरिए कोई भी उसको लोन दे और वो उस तरीके से उसको कंपनी को पैसा मिल जाएगा। या फिर कहेगी कि सिलेक्टेड पर्सन को या स्पेसिफाइड पर्सन को, कोई आइडेंटिफाइड पर्सन है उसको कहेगी कि आप जो आओ शेयर खरीदो और जो है क्या करेंगे हम उसको, उसके बदले कंपनी को पैसा मिल जाएगा और कंपनी अपना बिजनेस शुरू कर सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, जो पब्लिक एट लार्ज पर ऑफर दिया जाता है ना, इसको आप जनरल ऑफर भी बोल सकते हो। पब्लिक एट लार्ज को आप क्या बोल सकते हो, जनरल ऑफर का मतलब है भाई कोई भी आ सकता है, यहाँ किसी स्पेशल पर्सन की बात नहीं हो रही। लेकिन यहाँ पर जो सिलेक्टेड या स्पेसिफाइड ग्रुप ऑफ पर्सन को जो ऑफर दिया जाएगा, दैट इज द नेम प्राइवेट प्लेसमेंट। उसको क्या बोलेंगे हम, प्राइवेट प्लेसमेंट बोलेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अंडरस्टैंड स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आप सबको। और यहाँ पर कह रहा है कि जब भी कैपिटल को रेज किया जाएगा पब्लिक एट लार्ज पर थ्रू दी पब्लिक ऑफर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक एडवर्टीजमेंट भी इशू करनी पड़ेगी। क्योंकि आपने मान लो कंपनी में शेयर निकाले, डिबेंचर निकाले, पब्लिक को पता कैसे चलेगा, एड तो करनी पड़ेगी ना आपको एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी। एडवर्टीजमेंट जो इशू होगी, जो भी एप्लीकेबल प्रोविजन है वो इस तरीके से होगी जिसके अंदर ये भी मेंशन होगा कि जो भी इन्वेस्टर है उसको जो है प्रोटेक्ट भी किया जाएगा। मतलब कई बार ऐसा होता है ना, कई बार हम कहीं पे अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी भाग जाती है या कुछ भी है, या पैसा डूब जाता है हमारा कोई भी एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में, लेकिन जब आप एडवर्टीजमेंट लगाएंगे, एडवर्टीजमेंट करेंगे तो मेक श्योर करेंगे कि जो कंपनी के इन्वेस्टर होंगे उनको प्रोटेक्ट भी किया जाएगा। और यहाँ पर दे रखा है कि सिक्योरिटीज आर अलॉटेड अगेंस्ट दोज एप्लीकेशन। अब यहाँ पर एक वर्ड और आ रहा है हमारे पास, सिक्योरिटी।
फ्रेंड सिक्योरिटीज क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे जो चैप्टर का टाइटल है दैट इज प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी। प्रोस्पेक्टस तो आपको पता ही है क्या होता है, ठीक है, मैंने बहुत बार बता चुका है, आज भी एक बार आपको बता दूंगी। और यहाँ पर अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी के बारे में हम पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा सिक्योरिटी। तो फ्रेंड जो शेयर और डिबेंचर कंपनी इशू करती है ना, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी बोलते हैं। शेयर एंड डिबेंचर जो कंपनी इशू करती है दैट इज सिक्योरिटी। और अच्छे से समझने के लिए सिक्योरिटी को आप ऐसे एक यहाँ पर अम्ब्रेला मान लो, ये क्या है हमारे पास, ये है सिक्योरिटी। और इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे यहाँ पर आता है शेयर आता है, डिबेंचर आता है, इक्विटी आती है, बॉन्ड्स आते हैं, बहुत सारी मैनी मोर चीजें इसके अंदर आती हैं, ठीक है। अभी जो रेलिवेंट है हम वहीं पे चलते हैं, टॉपिक से स्विच नहीं करेंगे। तो सिक्योरिटी समझ में आ गया, कह रहे हैं कि सिक्योरिटी आर अलॉटेड की जाएगी उन्हीं एप्लीकेंट को, या तो जिन्होंने पूरा पैसा दे दिया है, ठीक है, मतलब उन्होंने जितना पैसा जो है एक फिक्स अमाउंट जो था शेयर का वो उन्होंने पे कर दिया है। दूसरी बात, या फिर सच सिक्योरिटी में भी लिस्टेड है, या फिर उनका जो शेयर एंड डिबेंचर जो है वो लिस्टेड है। लिस्टेड का मतलब क्या हो जाता है, लिस्टेड का मतलब वो रजिस्टर्ड है। लिस्टेड मतलब रजिस्टर है, कहां से रजिस्टर है, ऑन एन अप्रोप्रिएट सेगमेंट ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, यानी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज से जो है उनका जो सिक्योरिटी है वो रजिस्टर है। अब आप एक टर्म और समझिए, यहाँ पर स्टॉक एंड एक्सचेंज क्या होता है, पता ही होगा आप सबको, नहीं पता तो आप समझ लीजिए। स्टॉक एंड एक्सचेंज का मतलब होता है ऐसी मार्केट जहां पर सिक्योरिटीज की सेल एंड परचेज होती है, ऐसी मार्केट जहां पर सिक्योरिटी की सेल एंड परचेज होती है, दैट इज कॉल्ड स्टॉक एक्सचेंज। अब आ जाइए आगे, यहाँ पर एप्लीकेशन के बाद इन्वेस्टर को शेयर अलॉट करना, मतलब दिस चैप्टर विल एक्सप्लेन द प्रोविजन कि हाउ टू रेज कैपिटल, कैपिटल कैसे रेज होगी, इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस कैसे होगा, अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी कैसे होगा, इन सब बारे में हम इस चैप्टर में समझेंगे। और आपको यहाँ पे सिक्योरिटी का पता चल गया, या फिर हम ये सिक्योरिटी को ये भी इस तरीके से भी कह सकते हैं कि ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिसमें पैसा इन्वेस्ट किया जा सके। अब वैसे तो मैंने आपको बता दिया ना, सिक्योरिटी का मतलब शेयर और डिबेंचर को मिलकर कह दो। अब कोई आपसे पूछेगा व्हाट इज सिक्योरिटी, आप ये तो नहीं कहोगे कि शेयर और डिबेंचर को मिलकर कह दो, तो यू विल से दैट ऐसा फाइनेंशियल मतलब सिक्योरिटी इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इन विच पर्सन कैन इन्वेस्ट, ठीक है, विद रिगार्ड द शेयर एंड डिबेंचर। इनके जो है इनके रिगार्ड्स में जो है आप शेयर और डिबेंचर के रिगार्ड्स में आप सेल परचेज कर सकते हो, पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, दैट इज सिक्योरिटी। अब आ जाइए यहाँ पर सेक्शन 23 हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जो कि हम ये कह सकते हैं कि हमारा आप चैप्टर अब स्टार्ट हो रहा है। ये सब बेसिक डिटेल थी, ये आपके नोट्स में नहीं थी, लेकिन मुझे लगा इस चैप्टर को समझने के लिए आपको इन सब बातों का पता होना चाहिए, तो मैंने ये सब चीजें डिटेल में बता दी हैं। अब हम सेक्शन पर मूव करते हैं। अब यहाँ पर सेक्शन 23 का सब क्लोज 1 हमें ये कहता है कि जब भी रेज कैपिटल पब्लिक एट लार्ज पर की जाएगी, यानी एज पर सेक्शन 23 का सब क्लोज 1 अ पब्लिक कंपनी में इशू सिक्योरिटी। कैसे सिक्योरिटी को इशू करोगे आप, सिक्योरिटी इशू का मतलब लोगों को कैसे पता चलेगा कि कंपनी ने शेयर या डिबेंचर निकाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, प्रोस्पेक्टस के जरिए, क्या करेंगे, प्रोस्पेक्टस के जरिए। प्रोस्पेक्टस के अंदर कंपनी की सारी डिटेल होती है, किस नाम की कंपनी है, कौन डायरेक्टर है, कितने मेंबर हैं, कौन शेयर होल्डर है, कितनी शेयर की वैल्यू है, किस पर्पज से कंपनी बनाई गई है, कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, ये सब क्या होता है, प्रोस्पेक्टस में मेंशन होता है। तो जब भी कंपनी अपने सिक्योरिटी को इशू करेगी, इशू करने के लिए जो वो एडवर्टीजमेंट करेगी, किस तरीके से करेगी, सब क्लोज 1 इज टॉकिंग अबाउट प्रोस्पेक्टस। कंपनी क्या करेगी, प्रोस्पेक्टस इशू करेगी। अब प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या होता है, इन्विटेशन देना, निमंत्रण देना लोगों को कि भाई जिसको भी शेयर खरीदने हैं ये कीमत है, आप लोग आ सकते हैं, शेयर खरीद सकते हैं। कंपनी पैसा क्यों जुटा रही है और लोग शेयर क्यों खरीदें, ये दोनों बातें भी कहां मेंशन होगी, इसी इनविटेशन में। इस प्रोस्पेक्टस को क्या कंसीडर किया गया है, इनविटेशन, कि कंपनी जो है क्यों पैसा जुटा रही है, कंपनी क्यों कैपिटल रेज कर रही है, कंपनी को क्यों जो है शेयर लोग जो है कंपनी के शेयर क्यों खरीदे, ये सब चीजें इस प्रोस्पेक्टस में मेंशन होगी। जो भी पर्सन सेटिस्फाई होगा वो बाय कर सकता है और जो नहीं होगा वो इग्नोर कर सकता है। दूसरी बात, यदि प्राइवेट प्लेसमेंट बाय कंप्लाइंग विद द प्रोविजन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 42 ऑफ द एक्ट, यानी जब पब्लिक एट लार्ज पर, यानी पब्लिक कंपनी अगर अपने शेयर और डिबेंचर इशू करेगी तो वो तो क्या करेगी, प्रोस्पेक्टस इशू करेगी। लेकिन अगर प्राइवेट प्लेसमेंट हो रही है, यानी किसी सेलेक्टेड पर्सन को जो है ये सिक्योरिटी अलॉटमेंट की जा रही है, किसको, प्राइवेट प्लेसमेंट को। हमने पढ़ा था ना, प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब सेलेक्टेड और स्पेसिफाइड पर्सन हो गए, अगर उनको की जा रही है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेक्शन 42 को रीड करना पड़ेगा। अभी हमने स्टार्ट किया सेक्शन 23 और सेक्शन 42 बहुत दूर है, जब हम उसको पढ़ेंगे तो हम इसके साथ इसको रिलेट करेंगे। अब इसे समझिए, प्राइवेट प्लेसमेंट रीड विद सेक्शन 42। अब आ जाइए थर्ड पॉइंट पे, थ्रो अ राइट इशू और अ बोनस इशू इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। और कंपनी कैसे अपनी सिक्योरिटी को जो है अलॉट कर सकती है। दो नई टर्म यहाँ पर आई है, एक तो कह दिया राइट इशू से, और दूसरा है बॉन्ड इशू से।
इन दो तरीकों से भी कंपनी क्या कर सकती है, अपनी सिक्योरिटी अलॉट कर सकती है। अब समझिए राइट इशू का मतलब क्या होता है। राइट इशू का मतलब होता है यहाँ पर कंपनी क्या करेगी, अपने पहले वाले शेयर होल्डर को कहेगी कि भाई अगर तुमने खरीदने हैं शेयर, तो यदि पब्लिक के लिए जो शेयर की वैल्यू है दैट इज 100 रुपीज पर शेयर, तो आपके लिए उसी शेयर की वैल्यू 80 रुपीज पर शेयर होगी। समझ में आ गई इतनी बात कि अगर राइट इशू का मतलब है कंपनी अपने ही शेयर होल्डर को सबसे पहले ऑफर करेगी कि कम कीमत पर आप भी इस कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं। दूसरी बात बॉन्ड इशू। बॉन्ड इशू का मतलब है यहाँ पर कि कंपनी जब भी यहाँ पर बॉन्ड इशू में कंपनी क्या करेगी, यहाँ पर दूसरी टर्म जो आ रही है बॉन्ड इशू में कंपनी क्या करेगी, यहाँ पर जिन भी लोगों को कहेगी शेयर खरीद लो, तो उनको क्या करेगी, सॉरी यहाँ पर बॉन्ड नहीं बोनस इशू है, यहाँ पर बोनस इशू है। बोनस इशू का मतलब है कि कंपनी जिन लोगों को कहेगी शेयर के लिए, जिन लोगों को अलॉटमेंट करेगी सिक्योरिटी, उनको साथ साथ बोनस देगी। अब ये बोनस किस फॉर्म में देगी, बोनस कैश की फॉर्म में नहीं देगी। कंपनी ये कहेगी कि यदि आप हमारे 100 शेयर्स खरीदते हैं तो आपको उसके साथ 100 शेयर एज ए बोनस दिए जाएंगे, यानी आपकी 100 शेयर की कीमत के बदले आपको 200 शेयर्स मिल रहे हैं। समझ में आ गई इतनी बात। बोनस इशू में बोनस क्या करेगा, कंपनी क्या करेगी, 100 शेयर एक्स्ट्रा दे देगी उस शेयर होल्डर को जो उसके शेयर खरीदेगा। अब इससे कंपनी को क्या फायदा होगा, क्योंकि अगर कंपनी उन 100 शेयर्स को भी बेच देगी तो उसको तो और कैपिटल मिलेगी। इससे फायदा ये होगा कि अगर कंपनी जो है शेयर होल्डर को बोनस जो है अगर कैश के फॉर्म में देती है तो कंपनी का पैसा बाहर जाएगा, यदि वो शेयर की फॉर्म में देती है तो कंपनी का पैसा भी नहीं जाएगा। एक तो कंपनी का पैसा बाहर नहीं जाएगा, दूसरा जो पैसा कंपनी ने रिजर्व करके रखा हुआ है, जो है कंपनी की फ्यूचर रिक्वायरमेंट के लिए जिसको जो है पैसा रिजर्व करके रखा हुआ है, तो उसमें भी क्या होगा, वो पैसा भी कंपनी का शेयर कैपिटल में बदल जाएगा। दूसरा कंपनी की शेयर मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। अब लिक्विडिटी का मतलब पता है ना क्या होता है, लिक्विडिटी का मतलब होता है कि शेयर को आसानी से बेचा या खरीदा जा सकता है। ये सब बातें थी बोनस इशू और राइट इशू से रिलेटेड। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जहां पर हमें सेक्शन 23 के सब क्लॉज 2 में हम पढ़ते हैं। अच्छा यहाँ पर ना एक और इंपॉर्टेंट चीज दे रखी है जो आप लोग जो समझेंगे, यहाँ पर दे रखा है कि जब भी पब्लिक ऑफिसर ऑफर दिया जाएगा ना, यहाँ पर जब भी पब्लिक ऑफर दिया जाएगा कंपनी की तरफ से सिक्योरिटी को अलॉट करने के लिए, तो क्या होगा, उसके अंदर आईपीओ और दूसरी टर्म है एफपीओ, ये भी क्या होंगे, इशू किए जाएंगे। अब आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है, और दूसरा एफपीओ का मतलब होता है फर्दर पब्लिक ऑफर। ये वो सिक्योरिटी होती है टू द पब्लिक के लिए कंपनी की तरफ से। इसके अंदर क्या होता है, ऑफर ऑफ सेल ऑफ सिक्योरिटी होता है टू द पब्लिक बाय एन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर थ्रू इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, यानी जब हम प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे उसके अंदर हम जब पब्लिक ऑफर डालेंगे तो उसके अंदर हम इस आईपीओ को, जो कि इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है, और दूसरा एफपीओ फर्दर पब्लिक ऑफिसर जो ऑफर फॉर सेल ऑफ सिक्योरिटी के लिए भी हम इसको इंक्लूड करेंगे। और जो फर्दर पब्लिक ऑफर है फ्रेंड, इसको फैलो ऑन पब्लिक ऑफर भी कहते हैं। कई बार ऐसा होता है जब सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं तो जैसे फर्दर पब्लिक ऑफर की बजाय यहाँ पर फैलो ऑन पब्लिक ऑफर लिखा हो तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। साथ ही साथ जो ऑफर फॉर सेल ऑफ सिक्योरिटी है इसको भी डीम्ड पब्लिक ऑफर माना जाता है। ऑफर फॉर सेल ऑफ सिक्योरिटी को जो क्या कहा जाता है, डीम्ड पब्लिक ऑफर माना जाता है। अब आ जाइए यहाँ पर अगली टर्म जो यहाँ पर हम समझ रहे हैं, दैट इज सेक्शन 23 का सब क्लॉज 2। सेक्शन 23 का सब क्लॉज 2 हमें ये बताता है कि जब भी प्राइवेट कंपनी इशू करेगी सिक्योरिटी को, अभी हमने समझा कि पब्लिक कंपनी अगर सिक्योरिटी को इशू कर रही है तो क्या प्रोसीजर रहेगा, यदि प्राइवेट कंपनी अगर इसको शेयर को सिक्योरिटी को इशू कर रही है तो वो कैसे करेगी। तो जब भी प्राइवेट कंपनी जो है शेयर सिक्योरिटी को इशू करेगी वो भी क्या करेगी, राइट इशू करेगी, बोनस इशू करेगी, पहली बात। दूसरी बात, वही आपको क्या करना पड़ेगा, प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर भी हमने पढ़ा था सेक्शन 42 को आपको रीड करना पड़ेगा इसके साथ। इसके बाद आ जाइए हमारे पास सेक्शन 23 का सब क्लॉज 2 हम रीड कर चुके हैं। अब आ जाइए सेक्शन 23 का सब क्लॉज 3 एंड 4। सेक्शन 23 का सब क्लॉज 3 एंड 4 हमें किस बारे में बताता है, तो ये हमें बताता है टू ब्रिंग ईज टू डूइंग बिजनेस फॉर कॉर्पोरेट, यानी किसी भी कंपनी के बिजनेस को इजी बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर इंडियन कंपनी कोड एक्सेस करती है ओवरसीज इक्विटी। अब ओवरसीज इक्विटी क्या होता है, ओवरसीज इक्विटी का मतलब होता है यहाँ पर कंपनी अपने बिजनेस को इजी बनाने के लिए क्या करती है, ओवरसीज इक्विटी करती है। तो ओवरसीज इक्विटी का मतलब होता है फ्रेंड्स कि जो शेयर होते हैं ना उनको सीधा स्टॉक एक्सचेंज पर ही अपने शेयर लगा देना। जो अपने ओवरसीज इक्विटी का मतलब है सीधे ही अपने शेयर को स्टॉक एक्सचेंज में लगा देना, जहां पर ऐसी मार्केट जहां पर सिक्योरिटीज का सेल परचेज किया जाता है उसी को ही हम क्या बोलते हैं, स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर दे रखा है कि ओनली थ्रो द, दूसरी बात यहाँ पर ये भी दे रखी है स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में लगाने के बाद ओनली थ्रो डिपोजिटरी रिसिप्ट
और बाय लिस्टिंग देयर डेब्ट सिक्योरिटी ऑन फॉरेन मार्केट। क्या करेगी कंपनी अपने बिजनेस को इजी बनाने के लिए, या तो अपने शेयर सीधा फॉरेन इसमें स्टॉक एक्सचेंज में लगा देगी, या फिर कंपनी क्या करेगी अपने जो है शेयर को थ्रू डिपोजिटरी रिसिप्ट, यहाँ पर डिपोजिटरी रिसिप्ट समझिए पहले, तभी आगे की बात समझ में आएगी। देखो फ्रेंड, डिपोजिटरी रिसिप्ट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो होता है ना, एक विदेशी डिपोजिटरी बैंक होता है, वो क्या करता है हमारी कंपनी जो है ना उसके नाम से क्या करता है, डिपोजिटरी रिसिप्ट जो है जारी करता है। डिपोजिटरी रिसिप्ट का मतलब होता है शेयर का सर्टिफिकेट, ठीक है। यहाँ पर शेयर का सर्टिफिकेट इसको बोलते हैं डिपोजिटरी रिसिप्ट को। जो फॉरेन डिपोजिटरी बैंक होता है वो क्या करता है, हमारी जो इंडियन कंपनी है हमारी तरफ से क्या करता है, एक डिपोजिटरी रिसिप्ट जारी करता है, यानी शेयर का सर्टिफिकेट जारी करता है, जिसमें यदि कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर अगर पैसा लगाएगा तो उसका इनडायरेक्टली बेनिफिट किसको होगा, हमारी यानी इंडिया की कंपनी को होगा। इसी को क्या बोलते हैं, डिपोजिटरी रिसिप्ट। इसके जरिए भी कंपनी क्या कर सकती है, अपनी जो है सिक्योरिटी को इशू कर सकती है। अब यहाँ पर हमने पढ़ा था कि सेक्शन 23 का सब क्लॉज 3 वर इंसर्टेड टू ओपन वेज ऑफ ओवरसीज डायरेक्ट लिस्टिंग फॉर नोटिफाइड क्लास ऑफ पब्लिक कंपनी। अब यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं इसका 23 का 3, इसके अंदर ये कह रखा है कि जब कंपनी ने कहा कि कंपनी ओवरसीज इक्विटी करेगी, क्यों करेगी, ताकि हमारे शेयर्स जो हैं इश्यू ना करने पड़े, सीधा ही स्टॉक एक्सचेंज में लगा दो, वहां पर जिसको भी बाय एंड सेल करना है वो कर सके। इसलिए यहाँ पर कंपनी को ना तो प्रोस्पेक्टस जारी करने की जरूरत है, ना कोई एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत है, सीधा ही स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगाया और वहां पर उसके शेयर की जो है सेल या परचेस हो जाएगी। अब आइए सेक्शन 23 का सब क्लॉज 4 को समझिए। सेक्शन 23 का सब क्लॉज 4 हमें ये बताता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, ये वाला एक्ट जो है यानी कंपनीज एक्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो चाहे तो किसी भी क्लास ऑफ कंपनी को, किसी भी क्लास ऑफ पब्लिक कंपनी को एग्जम्प्ट कर सकती है। जो कंपनी क्या करेगी, ना तो चैप्टर 3 के जो प्रोविजन है उनको फॉलो कर पाएगी, ना तो वो अपनी कंपनी का जो है प्रोस्पेक्टस इशू कर पाएगी, ना सिक्योरिटी अलॉट कर पाएगी, ना ही शेयर कैपिटल को रेज कर पाएगी, ना ही वो क्या करेगी इन रिस्पेक्ट ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन शेयर कोई भी यहाँ पर डिक्लेरेशन जारी कर पाएगी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 89। और सेक्शन 90 में यहाँ पर दे रखा है रजिस्टर ऑफ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ऑनर इन दी कंपनी नहीं कर पाएगी। तो ये कुछ यहाँ पर जो है प्रोविजन दे रखे हैं जिसमें सेक्शन 23 का सब क्लॉज 4 सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो चाहे तो किसी भी कंपनी को किसी भी टाइम क्या कर सकती है, एग्जाम्प्ट कर सकती है। अब आ जाइए यहाँ पर नेक्स्ट सेक्शन के सब क्लॉज उस पर चलते हैं। सेक्शन 23 का सब क्लॉज सेक्शन 23 का सब क्लॉज 4 हम कर चुके हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास सेक्शन 24 स्टार्ट हो रहा है। सेक्शन 24 हमारा किस बारे में बात करता है, ये कहता है रेगुलेशन ऑफ इशू एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी। यहां तक क्या हुआ, हमने सिक्योरिटी को इशू किया कौन से सेक्शन में, 23 में। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ट्रांसफर कर रहे हैं उस सिक्योरिटी को। तो यहाँ पर दे रखा है कि कंपनी एक्ट क्या करता है, 24 में कंपनी एक्ट फिर से एक पावर की बात करता है। यहाँ पर कंपनी एक्ट सीबी को यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को पावर देता है कि वो चाहे तो एडमिनिस्टर कर सकती है उन प्रोविजन को जो चैप्टर 3 में है, चैप्टर 4 में है, इशू एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी से, नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड से, लेकिन बाय लिस्टेड कंपनी टू दोज कंपनी इन विच इंटेंड टू गेट देयर सिक्योरिटी लिस्टेड और एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। कह रहे हैं कि जैसे 23 के सब क्लॉज 4 में क्या था कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कंपनी एक्ट पावर देता है कि वो चाहे किसी भी कंपनी को एग्जम्प्ट कर सकती है, कि वो जो है उन पे जो है ये प्रोविजन लागू नहीं होंगे। लेकिन 24 क्या कहता है, 24 में कंपनी एक्ट सीबी को हम पावर देता है कि वो चाहे तो अगर कंपनी को वापस उन पे अप्लाई करा सकती है, लेकिन वो कंपनी क्या होनी चाहिए, रजिस्टर्ड होनी चाहिए। कहां से रजिस्टर्ड होनी चाहिए, विच इंटेंड टू गेट देयर सिक्योरिटी लिस्टेड ऑन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, यानी मान्यता प्राप्त किसी भी स्टॉक एक्सचेंज से जो है वो कंपनी रजिस्टर होगी, तो उस पर चैप्टर 3 चैप्टर 4 के जो है प्रोविजन को लागू किया जाएगा। दूसरी यहाँ पर बात दे रखी है कि जितने भी मैटर हैं यहाँ पर प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट से रिलेटेड या रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस से रिलेटेड, ये सब वो कौन इनको डील करेगा, जिसको कंपनी एक्ट पावर देता है। यानी कुछ प्रोविजन में सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे दी, जैसे यहाँ पे 24 के इसमें जो है सीबी को पावर दे दी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को। 23 के सब क्लॉज 4 में सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे दी। साथ ही साथ कई बार ऐसे होता है जब पेनल्टी का कोई भी प्रोविजन आता है तो वहां पर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को पावर दे रखे है। तो जिसको पावर दे रखी है वो उस अकॉर्डिंग जो है वर्क करेगा। अब यहाँ पर जो हमने पढ़ा प्रोस्पेक्टस क्या होता है इसके बारे में पढ़ा, इसका सेक्शन ध्यान रखिए, सेक्शन 2 के सब क्लॉज 70 में, सेक्शन 2 के अंदर फ्रेंड्स 90 समथिंग डेफिनेशन दे रखी है। सारी टर्म्स को समझना
जरूरी है, लेकिन सभी टर्म्स पूछी नहीं जाती। प्लीज प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को, पैटर्न को देखिए, समझिए कौन सी डेफिनेशन जो है रिपीटेशन में आ रही है। मेनली जैसे कंपनी क्या होता है, प्रोस्पेक्टस क्या होता है, सिक्योरिटी क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। इनके नंबर जरूर याद कर लीजिए। जैसे प्रोस्पेक्टस आपका मेंशन है सेक्शन 2 के सब क्लॉज 70 में। अब आ जाइए सेक्शन 25 पे। सेक्शन 25 हमें क्या कहता है? सेक्शन 25 टॉकिंग अबाउट कि डीम्ड प्रोस्पेक्टस क्या होता है, ठीक है, और द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग ऑफर ऑफ सिक्योरिटी फॉर कंटेल, इनके बारे में समझेंगे। सेक्शन 25 टॉकिंग अबाउट डीम्ड प्रोस्पेक्टस क्या होता है। मैंने आपको अभी बताया था किस किस चीज को प्रोस्पेक्टस माना जाएगा, यानी जिस भी तरीके से, जिस भी डॉक्यूमेंट के जरिए कंपनी अपनी सिक्योरिटी को इश्यू करती है, जिस भी तरीके से कंपनी की इंफॉर्मेशन, जिस भी डॉक्यूमेंट के जरिए कंपनी की इंफॉर्मेशन पब्लिक तक पहुंच रही है, उसको क्या माना जाएगा? उसको भी डीम्ड प्रोस्पेक्टस माना जाएगा। सब सेक्शन 1 ऑफ 25 का सब क्लोज 1 हमें बताता है कि जब एक कंपनी अपनी अलॉट करती है या एग्री टू अलॉट होती है अपनी सिक्योरिटी कि ये जो है हमारी सिक्योरिटी, ये ऑफर फॉर सेल है पब्लिक तक, तो कोई भी डॉक्यूमेंट बाय विच ऑफर इज मेड शैल बी डीम्ड टू बी ए प्रोस्पेक्टस। मैंने आपको पहले ही बता दिया वही बात कि जिस भी डॉक्यूमेंट के जरिए कंपनी अपना जो है अलॉट करती है शेयर, डिवेंचर, सिक्योरिटी, उन्हीं को बोलते हैं। दूसरा कह रहा है जितनी भी इनेक्टमेंट या रूल्स ऑफ लॉ कंटेनिंग प्रोविजन रिलेटिंग टू प्रोस्पेक्टस, उसको भी हम क्या मानेंगे? उसको भी हम डीम्ड प्रोस्पेक्टस मानेंगे। दूसरी बात, और यहाँ पर दे रखा है पर्पस ऑफ डीमिंग प्रोस्पेक्टस इज टू प्रोटेक्ट गलिबल इन्वेस्टर फ्रॉम वेरियस फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस। अब ये यहाँ पर कह रहा है कि भाई पर्पस क्या है, प्रोस्पेक्टस इशू करने का पर्पस क्या है, तो यहाँ पर एक वर्ड दे रखा है गलीबल इन्वेस्टर। गलीबल इन्वेस्टर का मतलब होता है फ्रेंड्स, कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी की भी बातों में आ जाते हैं, तो हम कह सकते हैं गलीबल इन्वेस्टर, जो इजीली किसी की बातों में आ जाते हैं, किसी की बातों में आकर कोई भी अपना कोई ऐसा काम ना करे जिससे उसके खुद का ही नुकसान हो। इसलिए कंपनी क्या करती है? प्रोस्पेक्टस को इशू करती है। तो प्रोस्पेक्टस को इशू करने का पर्पस समझ में आ गया। दूसरी बात यहाँ पर दे रखा है प्रिजम्पशन ऑफ व्यू इंटेंट टू ऑफर सिक्योरिटी फॉर सेल टू द पब्लिक अंडर सबसेक्शन 1। मतलब बता दिया कि क्यों यहाँ पर एक सेक्शन 25 का सब क्लॉज 1 हमें ये बताता है सिक्योरिटी क्यों इशू की जाती है, डीम्ड प्रोस्पेक्टस क्या होता है, प्रोस्पेक्टस का पर्पस क्या है, गलीबल इन्वेस्टर क्या होते हैं। अब समझिए वो जो है यहाँ पर एक प्रिजम्पशन दे रखी है। किस चीज की प्रिजम्पशन दे रखी है फ्रेंड्स? प्रिजम्पशन का मतलब है कि यहाँ पर दो कंडीशन दे रखी है, अगर वो दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो ये माना जाएगा कि जो भी कंपनी ने ऑफर दिया वो पब्लिक ऑफर था। क्योंकि यहाँ पर क्या है, कंडीशन दे रखी है कि सिक्योरिटी आर ऑफर टू द पब्लिक विद इन 6 मंथ ऑफ अलॉटमेंट। क्या होता है, इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। मान लो ए जो है एक पर्सन है, ठीक है, यहाँ पर कंपनी ने क्या किया, ए को जो है अपनी सिक्योरिटी इशू की, कंपनी ने ए को अपनी सिक्योरिटी इशू की, और कंपनी ने क्या किया, ए ने क्या किया, उस सिक्योरिटी को 6 महीने के अंदर ही क्या कर दिया, पब्लिक कर दिया। तो ये माना जाएगा कि ये पब्लिक ऑफर है, ठीक है। और दूसरी बात, यदि मान लो जैसे ही जिस तारीख तक जो है, जिस तारीख को जो है कंपनी पब्लिक को ऑफर करने की तारीख तक अगर कंपनी को उन शेयर का पूरा पैसा नहीं माना, तो कोर्ट यहाँ पर ये प्रिज्यूम करेगा कि ये जो ऑफर था शुरू से ही पब्लिक ऑफर था, सिर्फ ए को जो है यहाँ पर बीच में रास्ता बनाया गया था अपनी सिक्योरिटी को सेल परचेज करने के लिए, ठीक है। ये था सेक्शन 25 का सब क्लॉज 2। अब आ जाइए सब सेक्शन 3 पर। सेक्शन 25 का सब क्लॉज 3 जो है ये हमें बताता है कि फॉलोइंग मैटर नीड टू बी स्टेटेड इन दी प्रोस्पेक्टस। डीम्ड प्रोस्पेक्टस के अंदर ये सब मैटर भी होने चाहिए। अब वो कौन कौन से मैटर है? पहली बात तो ये कह रहा है नेट अमाउंट रिसीव्ड या टू बी रिसीव्ड एज कंसिडरेशन फॉर दी सिक्योरिटी, यानी कंपनी ने जो सिक्योरिटी इशू की उस कंपनी के बदले कितना जो है यहाँ पर नेट अमाउंट रिसीव हुआ है या होने वाला है, ठीक है। पहली बात तो ये उसके अंदर होनी चाहिए। सेक्शन 25 का सब क्लॉज 3 हमें ये बता रहा है पहली कंडीशन जो जो चीजें प्रोस्पेक्टस में होनी चाहिए। दूसरी बात, जिस जगह पर कॉन्ट्रैक्ट को इंस्पेक्ट किया जाएगा, मतलब द टाइम एंड प्लेस एट विच द अंडरलाइन कॉन्ट्रैक्ट फॉर अलॉटमेंट में बी इंस्पेक्टेड, यानी अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी का कॉन्ट्रैक्ट जहां पर इंस्पेक्ट किया जाएगा उस जगह का टाइम एंड प्लेस भी क्या होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए। कहां पर? जब आप सिक्योरिटी इशू करने के लिए कोई भी प्रोस्पेक्टस यहाँ पर क्या करते हैं, इशू करते हैं उस प्रोस्पेक्टस के अंदर। और तीसरी बात, द पर्सन मेकिंग द ऑफर वर नेम, जो भी पर्सन एज ए डायरेक्टर है जो ऑफर कर रहा है, तो डायरेक्टर का नेम भी होना चाहिए। कहां पर? प्रोस्पेक्टस के अंदर होना चाहिए। ये वाली बात कही जा रही है सेक्शन 25 के सब क्लॉज 3 के अंदर। सेक्शन 25 का सब क्लॉज 4 टॉकिंग अबाउट साइनिंग ऑफ डीम्ड प्रोस्पेक्टस। कंपनी के बिहाफ पे जो डीम्ड प्रोस्पेक्टस होगा उसको साइन कौन करेगा? कंपनी के बिहाफ पे जो भी डीम्ड प्रोस्पेक्टस होगा उसको साइन क्या करेगा, कंपनी के जो डायरेक्टर होंगे वही उसको क्या करेंगे, साइन करेंगे। कंपनी के जो 2 डायरेक्टर्स होंगे, कोई भी 2 डायरेक्टर कंपनी के बिहाफ पे, अगर उसके 2 है तो 2, या जो भी डायरेक्टर होगा वो क्या करेगा, इस डीम्ड
प्रोस्पेक्टस को साइन करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो था ये सेक्शन 25 के अंदर। अच्छा, यहाँ पर ना मैं आपको एक चीज और समझाना चाह रही हूँ फ्रेंड, ये जो था हमारा प्रोस्पेक्टस का टॉपिक जो है अभी आज हमारा इतना ही है, हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको 2 क्वेश्चन समझा रही हूँ, जैसे आपके पेपर में सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, जो आप पढ़ रहे हैं ना फ्रेंड, जब आप क्वेश्चन देखेंगे आपको लगेगा बिल्कुल ही अलग है, हालांकि उनका मीनिंग जो है वो वही है, लेकिन वही है ना, लॉ की इंटरप्रिटेशन कई तरह से हो सकती है, लेकिन सही इंटरप्रिटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको बता रही हूँ, 2 क्वेश्चन आपको बता रही हूँ, उस क्वेश्चन का मीनिंग समझा रही हूँ, आपको पता चल जाएगा उसमें लिखना क्या है। जबकि जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम क्वेश्चन लिखेंगे या क्वेश्चन में आपको बताऊंगी, उनकी शक्लें बिल्कुल भी मैच नहीं करेंगे, येट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या इनमें डिफरेंस है और क्या सिमिलरिटी है और कोई डिफरेंस है भी या नहीं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट एज पब्लिक, कौन पब्लिक, किसे हम पब्लिक कहेंगे। डज ओनली पब्लिक एट लार्ज कॉन्स्टिट्यूट एज पब्लिक, क्या हम जो पब्लिक एट लार्ज यानी पूरे संसार की, भारत की, पूरे देश की जनता को पब्लिक कहेंगे। फ्रेंड, ये वाला क्वेश्चन क्यों आया फ्रेंड्स, जब भी हमने ये पढ़ा, जब भी कंपनी क्या करेगी, अपनी सिक्योरिटी को इश्यू करेगी तो 2 तरह से करेगी, या तो पब्लिक एट लार्ज पर करेगी या प्राइवेट प्लेसमेंट से करेगी। पब्लिक एट लार्ज का मतलब यहाँ पर ये है कि मतलब ये नहीं कि पूरे संसार के लोगों को पब्लिक आ जाएगा फ्रेंड, नहीं, किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन को, क्लास ऑफ पर्सन को भी यहाँ पर पब्लिक माना जाएगा। जैसे कोई स्पेसिफिक सिक्योरिटी जो है कंपनी ने इशू की, पर्टिकुलर जैसे सिर्फ डॉक्टर्स के लिए कर दी, किसी सिर्फ टीचर्स के लिए कर दी, तो उनको भी क्या मानेगा, पब्लिक के अंदर जितने भी डॉक्टर हैं, जितने भी टीचर हैं, उनको भी क्या माना जाएगा, पब्लिक कंसीडर किया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है कि वेदर ए सिंगल प्राइवेट कम्युनिकेशन टेंटामाउंट टू इशू, यहाँ पर एक वर्ड दे रखा है टेंटामाउंट, टेंटामाउंट, ठीक है, तो ये कह रहा है कि वेदर ए सिंगल प्राइवेट कम्युनिकेशन, यहां पर जो सिंगल प्राइवेट कम्युनिकेशन कहा गया है ना, सिंगल प्राइवेट कम्युनिकेशन, तो इसका मतलब वही है कि स्पेसिफाइड या सिलेक्टेड पर्सन को जो ऑफर किया जाएगा, यहाँ कम्युनिकेशन की बात मतलब वही ऑफर की बात हो रही है। यहाँ पर प्राइवेट ऑफर का समझ में आ गया, जब हम स्पेसिफाइड या सिलेक्टेड पर्सन को करते हैं, जैसे हमने सिर्फ अपनी कंपनी के शेयर होल्डर को बोल दिया, तो वो क्या हो गया, प्राइवेट कम्युनिकेशन होगी कि सिर्फ इन के लिए है ये ऑफर की कम कीमत पर शेयर सिर्फ इन्हीं को ही दिए जाएंगे। तो यहाँ पर दूसरी वर्ड जो है टेंटामाउंट, क्वेश्चन इज दिस कि वेदर ए सिंगल प्राइवेट कम्युनिकेशन टेंटामाउंट टू इशू, टेंटामाउंट टू इशू का मतलब होता है कि अगर आप सिंगल यानी प्राइवेट कम्युनिकेशन, प्राइवेट ऑफर दे रहे हैं, तो क्या उसको भी हम प्रोस्पेक्टस के बराबर मान सकते हैं। टेंटामाउंट का मतलब होता है कि बराबर कंसीडर करना, तो टेंटामाउंट का मतलब कि बराबर कंसीडर करना टू द प्रोस्पेक्टस। कैन इट बी कंस्टिट्यूट टू बी ए प्रोस्पेक्टस, क्या हम इसको प्रोस्पेक्टस के संदर्भ में मान सकते हैं टू अट्रैक्ट द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको इसका आंसर करना है, और उसके बाद क्या प्रोसीजर प्रोस्पेक्टस होता है, और क्या अगर देखो क्वेश्चन लिखने का सबसे बेस्ट तरीका ये है, सबसे पहले जो भी आपको क्वेश्चन सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दे रखा है ना, सबसे पहले उसकी जो है 2-3 लाइंस में उसको डेफिनेशन दे दो, ताकि एग्जामिनर को पता चले आपको इस टर्म्स के बारे में पता है। दूसरा बहुत अच्छा होता है अगर आप किसी केस लॉ के जरिए अपने आंसर को जो है वहां पर अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि उससे ये होता है कि बच्चे को डीप नॉलेज है कि कौन से केस से ये डॉक्ट्राइन आई थी, किस केस में ये प्रिंसिपल बना था। अगर आप इस तरीके से स्टडी करेंगे, आपकी जो है नॉलेज भी बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कीजिए। कोई भी मोटिवेशन वीडियो या लोगों का मोटिवेशन लेने की जरूरत नहीं है। द बेस्ट मोटिवेशन इज दैट कि आप अपने आप को खुद मोटिवेट कीजिए कि मुझे कुछ बनना है, मुझे जो है अच्छे से पढ़ाई करनी है, तभी आप अपने एग्जाम में अपीयर हो पाएंगे। सीए का एग्जाम देना या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देना इतना इजी नहीं है जितना हमें लगता है कि बस प्री है, मेन है और इंटरव्यू है। जितने ये 3 वर्ड्स ये छोटे छोटे हैं ना, इनमें बहुत ज्यादा जान लगती है, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोस्पेक्टस की आगे वाली टर्म्स को समझने के लिए। बाय बाय, थैंक यू।